हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल मिडनाइट क्लब में, जहां हम डिफरेंट जॉनरा की मूवीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और उनके पीछे के कंसेप्ट एंड थ्योरीज को समझते हैं, उनकी कहानी को डीपली एनालाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो हमारे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है, तो हम आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो फ्रैंक हर्बर्ट द्वारा लिखे गए नॉवल द ड्यून पर आधारित मूवी पर होने वाली है। हम देखते हैं इसके पहले सीन में कि एक ग्रह पर युद्ध चल रहा है। वहाँ पर बहुत सारी शिप्स एक दूसरे को पर वार कर रही हैं। मैं वॉइस ओवर में जेंडाया की आवाज़ सुनाई देती है, जिनका इस मूवी में नाम चानी है। हमें वहाँ एक नीली आंखों वाले किरदार को देखते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है इस मूवी में। इसके बाद का सीन शिफ्ट होता है कैलेडन नाम के ग्रह पर, जहाँ पर हमारे इस मूवी के मुख्य किरदार पॉल एट्रेडिस से हमें अवगत कराया जाता है। वो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है और वो अपने किसी सपनों के विजन्स के बारे में बात कर रहा होता है, कैसे उसे अलग अलग विजन्स। तभी हम आसमान में एक पॉड को देखते हैं और वो पॉड सीधा कैलेडन ग्रह पर उतरता है। उस पॉड से एक दूत निकलता है। ये दूत शाह सद्दाम का है। उस दूत के पीछे हम एक रहस्यमय महिला को भी देख पाते हैं। वो यहाँ पॉल के पिता लेटो से मिलने आया है। लेटो के पीछे हम एक मिंटैट को भी देख पाते हैं। जो रहस्यमय लेडी है उसे सब द ग्रैंड मदर के नाम से जानते हैं। वो पॉल को अजीब निगाहों से देखती हैं। यहाँ बेसिकली शाह सद्दाम का दूत अराकिस ग्रह के खुदाई का सारा जिम्मा लेटो को, जो पॉल के पिता हैं, उनको देने के लिए आया है और वो इस बात के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि पॉल को एक व्यक्ति से मिलते हुए, ये व्यक्ति कोई और नहीं हमारे प्रिय एक्वामैन है, जिनका इस मूवी में नाम डंकन इडाहो है। पॉल उनको अपने विजन्स के बारे में बता रहा है। वो बताता है कि कैसे उसने अपने विजन्स में सभी कैलेडन एट्रेडिस सैनिकों को मरते हुए देखा है, इंक्लूडिंग हिम। ये सुनकर डंकन इडाहो थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो इसे हल्के में लेता है। वो बेसिकली वो कह रहा है कि वो इसकी चिंता ना करे, वो सब संभाल लेगा। लेकिन पॉल के बार बार कहने पर उसे थोड़ी चिंता होने लग पड़ती है, लेकिन वो फिर भी उसे संभाल लेता है। यहाँ पॉल उसे बेसिकली अपने साथ अराकिस ग्रह ले जाने की बात कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉल और उसके पिता लेटो को एक अनजान जगह पर, जहाँ उसके पिता उसे समझा रहे हैं कि कैसे उनके मनुष्य ने हमेशा ब्रह्मांड में शांति और अमन कायम करने के प्रयास किए हैं, और अराकिस ग्रह पर खुदाई करने का ये मौका उनके पास शांति और अमन स्थापित करने का सबसे बढ़िया मौका है, और इस जंग को ख़त्म करने का भी सबसे बढ़िया मौका है। इसके बाद हम पॉल को ट्रेनिंग करता हुआ देख पाते हैं। वहाँ उसके ट्रेनर गर्नी भी आ जाते हैं, जो उसको एक अभ्यास युद्ध की चुनौती देते हैं। पॉल काफ़ी तेज़ है लड़ाई में। हम यहाँ उनके हाथों में एक डिवाइस को देख पाते हैं। ये डिवाइस सुरक्षा कवच तैयार करता है। ये एक एट्रेडिस टेक्नोलॉजी का एक शानदार नमूना है, जो बेसिकली अपने सैनिकों को किसी भी वार से बचाने के लिए तैयार किया गया था। जहाँ दोनों के बीच में अभ्यास युद्ध चल रहा होता है, जहाँ पर पॉल तो एक बार उनको ओवरकम कर लेता, लेकिन गर्नी भी कुछ कम नहीं था। लेकिन फिर भी पॉल अपनी पूरी ताकत लगाकर उनको ओवरकम कर लेता है, जहाँ पर गर्नी बहुत खुश होता है कि उसने उसे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। इसके बाद हम गेडी प्राइम को देख पाते हैं, जो कि इस तारामंडल का सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जहाँ के राजा बैरन हार्कोनन है। वहाँ उनसे मिलने उनका वजीर हुआ है, जिसका नाम रब्बान है। वो यहाँ बेसिकली बता रहा है कि कैसे बेने जेसेट ने उनसे छीनकर अराकिस ग्रह की खुदाई का सारा जिम्मा कैलेडन ग्रह के राजा लेटो को दे दिया है, यानी कि एट्रेडिस वंश को। यहाँ बैरन हार्कोनन कहता है कि वो चिंता ना करे। यहाँ उसके वजीर पॉल दे राइस को भी देख पाते हैं। बेसिकली एक काफ़ी शातिर इंसान है, जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। रब्बा यहाँ बता रहा होता है कि कैसे हमें पॉल को मारना होगा, लेकिन हार्कोनन उसे कुछ समय वेट करने के लिए कहता है।
यहाँ हम बेने जेसरिट को क्रेडैन ग्रैब पर उतरता हुआ देख पाते हैं। यहाँ वो पॉल का एक टेस्ट लेने आ रही होती है ताकि वो उसे आने वाले वक्त में मसीहा बनने के लिए तैयार कर सके। यहाँ वो एक सुई उसकी गर्दन पर रखती है और उसका हाथ एक बक्से में डालती है। यहाँ वो उसे एक मसीहा बनने के लिए तैयार कर रही होती है, जो आने वाले वक्त में ब्रह्मांड में शांति और अमन स्थापित करेगा। उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वह ये टेस्ट पास कर लेता है। उसकी माँ बीच में इंटरव्यू करती है ताकि उसके बेटे पॉल को और कोई कष्ट ना हो, लेकिन वो ये देखकर खुश होती है कि उसके बेटे पॉल ने बेने जेसरिट का टेस्ट पास कर लिया है काफ़ी दर्द सहने के बाद। यहाँ से जाते जाते रेवरेंड मदर पॉल की माँ से कहती है कि मसीहा बनना उसकी तकदीर में है, लेकिन उसे इसके लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है। यहाँ पर पॉल अपने मसीहा बनने की बात के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। बेसिकली उसे वो कंफ्यूज्ड है कि उसे क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। वो इन सब बातों को लेकर अनजान और नाखुश दिखाई देता है। यहाँ पर हम दूसरा सीन देख पाते हैं कि कैसे अराकिस ग्रह पर क्रेडैन ग्रह की एटरीज शिप आ चुकी हैं। यहाँ बैकग्राउंड में चैंटिंग्स चल रही हैं। जो वहाँ के ग्रह के जो वासी जिनको फ्रीमैन कहते हैं, उनको पॉल के मसीहा बनने की बात पता चल चुकी है और वह यहाँ पे इकट्ठा होकर अपने मसीहा का स्वागत कर रहे हैं। एक हिसाब से चैंटिंग कर रहे हैं उसके स्वागत के लिए। लेकिन पॉल ये सब देखकर काफ़ी हैरान रहता है। बेसिकली उसके मसीहा बनने की बात वहाँ तक पहुँच चुकी थी और लोग पॉल में एक उम्मीद ढूंढ रहे थे इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का। इसके बाद का सीन हमें अराकिस की कैपिटल अराकीन का दिखाया जाता है और हम आसमान में एक ग्रह पर एक पंजे का निशान देखते हैं जिसे फ्रीमैन ईश्वर के हाथ का निशान कहते हैं। यह पॉल को घूमते घूमते एक व्यक्ति दिखाई देता है जो उसे शायहरुत यानी कि द स्ट्यून सैंडवर्म्स के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि वो इस ग्रह पर लाखों की तादाद में है। यहाँ उसके ऊपर नज़र भी रखी जा रही है जो हमें दिखाई जाती है। वो यहाँ कहता है कि यहाँ पे सैंडवर्म्स लाखों की तादाद में है। असल में वही इस ग्रह के सबसे प्राचीन निवासी हैं। वहीं उनके बारे में पढ़ते पढ़ते महल की दीवारों पर पॉल को काफ़ी सारे चित्र मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो यहाँ की मृतक कथाओं के देवता और ईश्वर भी रह चुके हैं। वहाँ वो सैंडवर्म से बचने के तरीके ढूंढ ही रहा होता है कि उसे एक हंटर बग दिखाई देता है, रोबोटिक बग बेसिकली, जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है वो उसे पकड़कर ख़त्म कर देता है। वहाँ पर उसका जनरल थुफिर भी आ जाता है, जिससे इस बात की भनक लग गई थी कि पॉल के ऊपर हमला हो चुका है। वहाँ पर छानबीन करने पर उन्हें एक दीवार में हार्कोन सैनिक की लाश दबी मिलती है। ये बग बेसिकली उसी के पास था और ये बग उसको मारने के लिए ही वहाँ पर छोड़ा गया था। यहाँ हम दूसरी तरफ गेडी प्राइम पर बेने जेसरिट को वहाँ के राजा बारेल हार्कोन से बात करते हुए देखते हैं। वो उसे कहती है कि पॉल का मसीहा बनना तय है। वो चाहे तो उसकी पूरी फैमिली को मार दे, लेकिन पॉल को ना मारे। कि इसके पीछे हम एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि बेने जेसरिट का पॉल के मसीहा बनने में कुछ अपना निजी स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन इसके बाद का सीन हम देखते हैं कि जो बैरन हार्कोन की जो मशीनें थी उस ग्रह पर खुदाई की, वो सारी की सारी पुरानी मशीनें हैं। इसके बाद हम फ्रीमैन के एक लीडर को देख पाते हैं जिसका नाम स्टिलगर है। बेसिकली वो यहाँ पर इनको कहने आए कि अपना काम धंधा समेटो और जल्दी यहाँ से निकलो। उसके बाद हम डॉक्टर लीट काइंस को देख पाते हैं जो उनको एक ऐसे सूट देती हैं कि जिससे वो अपने शरीर के पानी को भी पीने लायक बना सकते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। असल में वो भी एक फ्रीमैन थी और वो इस ग्रह के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थी। उनको पता था कि इस ग्रह में कहाँ पर कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। वही हम उनको खुदाई की जगह पर जाते हुए देख पाते हैं जहाँ दूर से धूल का गुबार उठ रहा है। वहाँ पर एक स्पाइस हार्वेस्टर स्पाइस मनी का काम कर रहा है। ये देखकर उन्हें बहुत ही
अच्छा लगता है कि इतनी पुरानी कंडीशन में होने के बावजूद वो स्पाइस हार्वेस्टर काफ़ी काम कर रहा है। वहीं हम दूर में एक धूल का गुबार को भी उठते हुए देख पाते हैं और इससे हमें पता चलता है कि सैंड वर्म्स वहाँ पर तेज़ी से बढ़ रहा है उनकी ही तरफ। वहाँ एक ऑर्निथोप्टर हार्वेस्टर को उठाने ही लग पड़ता है कि तभी इसकी केबल टूट जाती है। ये देखकर पॉल और उसके पिता काफ़ी घबरा जाते हैं और वो खुद ही नीचे उतरकर उन सैनिक माइनर्स को बचाने का प्रयास करता है। लेकिन वह जैसे नीचे उतरता है उसे विजल्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो स्पाइस को अपने हाथ में लेता है उसे आने वाले भविष्य और तबाही का एक दृश्य दिखाई दिया जाता है। वो एक ट्रांस स्टेट में चला जाता है। उसके बाद हम माइनर्स को देख पाते हैं जो इसी उम्मीद में थे कि शायद वो मरने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर पॉल और उसके साथी उनको कैसे भी करके बचा लेते हैं। वहाँ अब शायद जो सैंड वर्म है उनके पास काफ़ी पास आ चुका है। वो जल्दी से अपने उन माइनस को ऑर्निथोप्टर पर चढ़ने के लिए कहता है और वहीं गर्नी उसको भी वहाँ से निकाल लेता है। जो वो भाग रहे हैं, हम देख पाते हैं कि रेत एक अलग पैटर्न में धंसना शुरू हो गई थी, जिसका मतलब कि वो काफ़ी पास आ चुका था और हमारे देखते ही देखते सैंड वर्म पूरी हार्वेस्टर मशीन को निगलना शुरू कर देता है। वो पॉल और गर्नी ये सब देखते रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। Bless the Maker and his water. Bless the coming and going of him. May his passage cleanse the world and keep the world for his people. उनके देखते ही देखते वो हार्वेस्टर मशीन ड्यून वर्म के मुंह में समा जाती है और वो रेत में कहीं गायब हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। और दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, बुरी भी लगी हो, तो कोई बात नहीं, आप तब भी कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, इसलिए कमेंट एंड क्रिटिक आर ऑलवेज वेलकम। हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे सफ़र आगे भी जारी रहे और ये लंबा चलता रहे और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।